IBC 24 की इस खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जिसके चलते पूरा परिवार खत्म हो गया। बेहद मार्मिक ये खबर है क्योंकि ना चाहते हुए भी एक माता पिता को अपने मासूम बच्चों को अपने हाथों से जहर देना पड़ा और दोनों बच्चों की मौत के बाद माता पिता यानी पति पत्नी ने भी खुद को फांसी के फंदे पर टांग लिया। आइए देखते हैं आखिर ऐसा इस परिवार के साथ क्या हुआ कि उनकी जिंदगी में वो काली रात आई और उसके बाद फिर सुबह नहीं हुई। राजधानी भोपाल का नीलबढ़ इलाका और नीलबढ़ इलाके की शिव विहार कॉलोनी, और इस कॉलोनी में भूपेंद्र विश्वकर्मा का ये घर, ये वही घर है जहां 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये वही घर है जिसे रीवा के रहने वाले विश्वकर्मा परिवार ने अपने छोटे बेटे भूपेंद्र के लिए बड़े अरमानों के साथ बनवाया था। 4 लोगों के साथ ये परिवार बहुत ही खुशी से रह रहा था। घर में माता पिता और बड़े भाई का आना जाना था, लेकिन अचानक एक दिन जिंदगी ने करवट ली और पूरा परिवार इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। इसी घर में भूपेंद्र ने फांसी लगा ली थी। उसके पहले उन्होंने अपने दोनों मासूमों को जहर दिया और बच्चों की मौत के बाद पति पत्नी ने खुद को फांसी पर टांग लिया। 9 तारीख को फोन किया, उसने बोले कि मेरे अकाउंट खाली हो गए, मैं मेरे साथ फर्जीवाड़ा हो गया। मैंने बोला ठीक है, हो गया, तूने रिपोर्ट वगैरह किया? बोले कि हाँ मैं गया था, रिपोर्ट करवा आया हूँ। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। या पार्ट टाइम के चक्कर में ये मैसेज एक बार आया तो उसको ज्वाइन कर लिया है। साइबर क्राइम वाला इसे फंसाया इसको कि जान गंवाना पड़ा। भूपेंद्र ने सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लोन ऐप कंपनियों की धोखाधड़ी से परेशान होने पर ऐसा कदम उठाने का जिक्र किया था। भूपेंद्र ने बताया कि कैसे उसके मोबाइल पर अप्रैल में ऑनलाइन काम करने का मैसेज आया, जिसके बाद एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोलंबिया की एक कंपनी में ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। काम शुरू करने के कुछ समय तक फायदा देने के बाद कंपनी ने भूपेंद्र को मुनाफा कमाने का लालच दिया और उसकी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा ली। इसके बाद ऐप के जरिए एग्रीमेंट करवाकर लोन भी दिलवा दिया। सुसाइड नोट में लिखा था कि वो पहले से कर्जे में था बहुत सारा, और कोविड के टाइम से जब वो ले ऑफ हुआ था अपनी कंपनी से, उसके बाद से उसके ऊपर कर्जे बहुत बढ़ गए थे। तो इसी बीच उसने एक ऑनलाइन लोन देने वाली एक ऐप से कुछ पैसे लोन लिए थे। इस मामले में रातीबड़ थाना पुलिस के साथ ही भोपाल साइबर क्राइम की टीम भी हकीकत जानने में जुट गई। एक के बाद एक तथ्य पुलिस के हाथ लगते जा रहे थे। पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली कि भूपेंद्र बेरोजगारी के दौरान लोन ऐप के शिकंजे में फंसता चला गया। सेम इस चीज़ से निकलने के लिए उसने एक दूसरे तरीके को अपनाया, जिसमें उसने एक ऑनलाइन जॉब करने के लिए जो लिंक्स आते हैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, उसमें टेलीग्राम में, उसको अपनाया और वहाँ से उसने एक ऑनलाइन जॉब के लिए आवेदन दिया। इसके बाद उससे 17,000 के एवज में 17 लाख वसूलने की कोशिश की गई। उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। उसके अश्लील फोटो उसके परिजनों को भेजे गए। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि भूपेंद्र ने कुछ खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। वहीं खातों की जानकारी निकाली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। ये खाता जयपुर के निजी बैंक का था, जिस पर आरोपी के खाते में पैसा जमा हुए थे, जिस पर पुलिस ने टीम बनाकर जयपुर में डेरा डाला और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एक गिरोह के लिए खाते किराए पर देता था, जिसके लिए उसे 10,000 रुपए मिलते थे। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की खबर लगते ही मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद खलील से पिछले महीने में करीब 2 करोड़ का लेन देन मिला है। इसका मतलब है कि और भी लोग इस लोन ऐप के शिकार हो रहे थे और इसके खाते में रकम आ रही थी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, भूपेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसके कई सारे रिश्तेदारों को, उसके कलीग्स को कॉल किए गए, मैसेजेस किए गए, उसकी फ़ोटो मॉफ करके भेजी गई, अश्लील फ़ोटो बनाकर। इन सब चीज़ों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जांच में पुलिस को सबूत मिला कि भूपेंद्र ने भोपाल यश बैंक में भी 97,000 रुपए डाले थे, जहां से पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।
बता दें, इस खाते को अमायरा ट्रेडर्स के नाम पर फर्जी तरीके से खोला गया था। वहीं 3 दिन में ही उस खाते में 8 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जिसे फौरन अलग अलग 200 खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ऐसी कंपनी कोई ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ये अकाउंट फर्जी है, इसको खोलने वाले इनके प्रोप्राइटर्स फर्जी हैं, इनका बाईलॉज फर्जी है, और जिन लोगों ने अकाउंट खोला है जिस व्यक्ति के नाम पर, उसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है और वो कुछ मंथली पैसे इनसे ले लेता है और अपने नाम पर अकाउंट खोल के इनको दे देता है। वहीं पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे और बड़े खुलासे होते जा। भोपाल में हुई और तार न सिर्फ भोपाल बल्कि पाकिस्तान और सिंगापुर से जाकर जुड़े। पूरे मामले में पुलिस ने जब तहकीकात की तो चौंकाने वाले खुलासों में एक ये खुलासा भी हुआ कि भोपाल में भले व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, लेकिन इस गिरोह को सिंगापुर और पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था। इसके साथ ही इस पूरे मामले में बैंक कर्मचारी और उसके अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई। भूपेंद्र सुसाइड जांच के बाद पुलिस को पता चला कि ये मामला प्रदेश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान और सिंगापुर से इस मामले के तार जुड़े मिले। वहीं मामले में पुलिस को इस गिरोह के पाकिस्तान और सिंगापुर से कनेक्शन मिले। जो फोटोज़ मॉर्फ हुई हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस ट्रांसफ़र हुए हैं वो पाकिस्तान के नंबर से हुए हैं। उसमें क्लियरली हमें 2 नंबर मिले हैं और 2 लोकेशन भी मिली हैं पाकिस्तान की, जिससे ये क्लियर हुआ है कि फ़ोटो मॉर्फ करने में जो कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो इनके कल्प्रिट्स हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई कि पीड़ितों से पैसे वसूली के लिए इनके खाते खुलवाए जाते हैं और लालच देकर युवाओं को इसका शिकार बनाया जाता है। बैंक मैनेजर्स हैं, उनको आरोपी बनाया क्योंकि उन्होंने केवाईसी करने में हीला हवाली की थी और ये फर्जी अकाउंट खुलवाए थे जिसमें मृतक की तरफ से पैसे गए थे। तो इसमें कुछ लोग जयपुर से गिरफ्तार किए गए। उसके बाद जो दूसरा लिंक हमको मिला था वो भोपाल का मिला था कि भोपाल के कुछ लोग हैं जिनके नाम पर ये अकाउंट है और मृतक ने अप्रैल के महीने में करीब 95,000 रुपये इन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को वो सबूत भी मिले जिससे साफ हो गया कि इस मामले में बैंक कर्मियों और अधिकारियों की भी मिलीभगत है। इस इन्वेस्टिगेशन से एक और कड़ी निकल के आई कि भोपाल में ये एक गैंग सक्रिय हो रहा है जो फर्जी अकाउंट बनवाता है लोगों के और उन अकाउंट्स को बड़े शहरों में जो फ्रॉड्स के हॉटस्पॉट हैं, साइबर फ्रॉड्स के, वहाँ भेज देते हैं और वहाँ से फिर साइबर फ्रॉड के जो पैसे हैं इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होके जो इनके कल्प्रिट्स हैं उनमें बंट जाते हैं। तो इसमें भोपाल से भी हमने करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके आगे की लिंकेज भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। भारत के कई और शहरों में इनके लिंकेजेस आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। पुलिस इस मामले में अब तक तकरीबन 8 से भी ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पाई है। लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस लोगों से लगातार अपील करती है। पुलिसकर्मी, अधिकारी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और उन जगहों पर जाते हैं जहां पर आम जनता मिलती है। जनता से वो अपील करते हैं कि साइबर फ्रॉड में ना फंसे। इस तरह का कोई लिंक अगर मोबाइल में आता है जो बेहद शॉर्टकट में आपको लोन देने की बात करता है, तो इस तरह के लिंक को क्लिक ना करें और इसके साथ ही अगर किसी तरह का प्रलोभन आपको मोबाइल में दिया जाता है तो उस प्रलोभन में ना फंसें। साइबर एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी बताते हैं कि आखिर किस तरह से इस फ्रॉड से बचा जा सकता है। इस तरह के लोन ऐप के झांसे में ज्यादातर जरूरतमंद लोग आते हैं। ये ऐप बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिना केवाईसी के लोन देने का वादा करते हैं, जिससे लोग आसानी से इन पर भरोसा कर लेते हैं। साथ ही लोन देते समय आसान और फास्ट प्रोसेस के नाम पर ये ऐप यूजर्स की जानकारी के बिना उनके मोबाइल से कॉन्टैक्ट डिटेल, मैसेज और गैलरी तक की जानकारी की स्वीकृति ले लेते हैं। उसमें हम जब लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसमें जो सेवा करते हैं उसमें उसके साथ ही हम धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट की उनको परमिशन दे देते हैं, अपने कॉल लॉग की परमिशन दे देते हैं, अपने गैलरी की परमिशन दे देते हैं और अपराधी दूसरी तरफ से बैठ करके हमारे सारे मोबाइल की जो हमारी निजता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बिना डॉक्यूमेंट के लोन देने वाले ऐप आपके स्मार्टफोन का एक्सेस प्राप्त करते हैं। ये ऐप आपकी पर्सनल जानकारी के साथ बैंकिंग डिटेल भी चुरा सकते हैं और आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे भी जो मामले होते हैं उसमें बहुत ऐसे आकर्षक प्रलोभक प्रस्ताव होते हैं जिसमें व्यक्ति उसकी पहले जद में आ जाता है, लेकिन हमें
सतर्क रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, और अगर हम कहीं गलती कोई कर बैठे हों तो मैं पुलिस को उसमें सूचित करें। आप पुलिस अधिकारियों के माने तो अगर कोई व्यक्ति फिर भी इनके चंगुल में फंस जाता है तो वो परेशान होने के बजाय पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाए। प्रलोभनों से बचें, जो आकर्षक प्रस्ताव हैं उनसे बचें, क्योंकि उनके पीछे भी कोई ना कोई मंशा होती है, और अगर ऐसी कोई घटना अगर हो भी गई तो तत्काल हम पुलिस को सूचित करें। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के चलते लोगों के जान देने के मामले बढ़े हैं। पीड़ित मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसे में आपके आसपास या घर में कोई भी पीड़ित नजर आता है तो उसे हिम्मत दें और उसे समझाएं कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाए जो उसके परिवार के लिए नासूर बन जाए, बल्कि पुलिस के पास जाए और शिकायत करे। भूपेंद्र के मामले में देर हो गई, लेकिन अभी भी साइबर फ्रॉड में कई ऐसे परिवार हैं जो इसके शिकंजे में फंसे हुए हैं या फिर फंस सकते हैं। ऐसे लोगों से हमारी अपील है कि अगर इस तरह के साइबर फ्रॉड में फंसते हैं तो पुलिस से संपर्क करें। इस पड़ताल में सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए फिर किसी अच्छे विषय के साथ अगली पड़ताल के लिए। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।